हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। बिलियन बहुत ही हल्का चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसे आप ढंग से समझें और ये साइंस जो है रटने का चीज नहीं है, बस समझने का चीज है। आप एक बार अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, बहुत आसानी से फिजिकल हो जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री आप केवल अपना कॉन्सेप्ट के द्वारा ही क्लियर कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल होगा, आप न्यूमेरिकल को इजी वे में आप कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हो जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो। आप ध्यान से सुनो, हम लोग को पढ़ना है बिलियन। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बिलियन में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है, ऐसा एक हमारे पास एक रूपरेखा तैयार हो जाएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि अब इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है। तो आप सबसे पहले ध्यान दें कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सांद्रण की इकाई। सांद्रण की इकाई पढ़ेंगे। अब सांद्रण की इकाई में क्या क्या पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा समझे। सांद्रण की इकाई, अब इस सांद्रण की इकाई में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मोलरता पढ़ेंगे, मोलरता पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मोलरता पढ़ेंगे, इसके बाद मोल अंश पढ़ेंगे, मोल अंश के बाद नॉर्मलता पढ़ेंगे, नॉर्मलता के बाद हम लोग पीपीएम पार्ट पर मिलियन पढ़ेंगे। पीपीएम, इतना चीज हम, इतना सारा टॉपिक सांद्रण की इकाई में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम बिलियता पढ़ेंगे। बिलियता में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक होगा ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में बिलियता। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ठोस में बिलियता। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस का द्रव में विलयता। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाष्पदाब में हम लोग पढ़ेंगे रॉल्ट का नियम, रॉल्ट का नियम। फिर इसके पढ़ेंगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म भी 4 भाग में बांटते हैं हम लोग। फिर अणुसंख्यक गुणधर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म के बाद अब हम इसके बाद बारी बारी से सभी टॉपिक को पढ़ते हैं। आप इसे नोट करिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिलियन है क्या। बिलियन क्या है, आप दिमाग में बैठाओ। बिलियन कुछ नहीं है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, 2
या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसमें हम दो या दो से अधिक पदार्थ, कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब भी रहेगा तो उसका समांगी मिश्रण दिमाग में बैठा ले कि ये समांगी मिश्रण होना चाहिए, और समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं क्या चीज? विलयन। ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया नहीं करने वाले होने चाहिए, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को अभिक्रिया नहीं करने वाले, यहां आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक अभिक्रिया नहीं करने वाले, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक अभिक्रिया नहीं करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी कि ये पदार्थ जो हम मिलाएंगे ये दो या दो से अधिक हो, बट ये आपस में अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। अगर ये अभिक्रिया कर जाता है तो विलयन नहीं कहलाएगा। अब ये सब दो या दो से अधिक पदार्थ में उन लोग बोलते हैं, अगर दो पदार्थ हो, अगर केवल दो ही पदार्थ हो तो अगर दो पदार्थ हो तो उसमें द्विअंगी, वैसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे? तो द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे? अगर आपसे बात करेगा कि द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे, तो द्विअंगी विलयन में केवल दो ही पदार्थ होना चाहिए। दो पदार्थों के विलयन को, यानी दो पदार्थों के, यानी वैसे विलयन ऐसे कह सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें दो घटक हो, वैसे विलयन जिसमें दो घटक हो तो वैसे विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब से दो घटक होगा तो एक विलायक होगा। एक क्या होगा? विलायक होगा। विलायक किसे कहेंगे? यानी कि जिसमें कोई चीज घुल जाता हो, अपने अस्तित्व खो देता हो, या हम लोग सीधे बोले कि वैसे घटक विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में हो, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहेंगे। विलय क्या होगा? तो ये दो चीज है कि विलय यानी कि जो ज्यादा मात्रा में हो गया वो विलायक हो गया, तो जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलय होगा। यानी कि विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में हो उसे विलय कहेंगे। अगर ऐसा भी संभव है कि इसमें तीन घटक हो सकते हैं तो त्रिअंगी विलयन। अगर तीन घटक होंगे तो उसमें विलायक कौन होगा? विलायक कितना हो घटक हो उससे मतलब नहीं है, विलायक केवल एक ही होगा जो ज्यादा मात्रा में होगा, बाकी दो विलय होंगे। अगर चार घटक होगा तो केवल एक ही विलायक होगा और बाकी तीन विलय होंगे। अब ऐसा आता है कभी कभी बार बार प्रश्न पूछता है जलीय विलयन, ये हमारा जलीय विलयन बोलेगा तो जलीय विलयन का मतलब क्या होगा कि वैसे विलयन जिसमें विलायक जल हो, जिसमें विलायक जल हो उसे जलीय विलयन कहते हैं। ये कुछ भी हो, जलीय विलयन हो जाए, विलायक हो जाए, विलय हो जाए, ये सब बिंदु को हमें जानना होगा कि चूंकि अब हम आगे के पढ़ाई में, आगे के अध्ययन में हम लोग विलायक नाम लेंगे, विलय नाम लेंगे, जलीय विलयन कहेंगे, तो आप इसको पकड़ना होगा कि विलायक क्या होगा। यानी कि वैसे घटक जिसमें कोई विलय, जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता हो वो विलायक हो गया।
जो घुल जाता है उसे विलय, किसी किसी कहीं कहीं विलय के रूप में घुल्ले भी दिया रहेगा कि घुल्ले है। ये क्या होगा, जिसमें भी घुल जाता हो घोलक भी कहते हैं इसको। आप इसे नोट कर लें। अब देखा जाए विलयन के प्रकार। देखिए जो विलयन जो है वो ठोस विलयन भी हो सकता है, द्रव विलयन भी हो सकता है, या गैसीय विलयन भी हो सकता है। ये ठोस विलयन, गैस विलयन या द्रवीय विलयन होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो भौतिक अवस्था पर। किसका, तो घटकों के भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगा। यदि हमारा विलायक अगर ठोस होगा तो दिमाग में बैठा लें कि ठोस विलयन तभी संभव है जब हमारा विलायक ठोस होगा। विलायक ठोस होगा तभी हमारा विलयन ठोस होगा। अब ये विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आपका विलय क्या हो, उससे मतलब नहीं है। आपका मतलब क्या है कि विलायक कैसा है। यदि विलायक ठोस है तो ठोस में ठोस विलयन, अगर विलय द्रव है तो ठोस में द्रव विलयन, विलय गैस है तो ठोस में गैस विलयन। यदि ठोस में ठोस है तो इसका मिश्र धातु कुछ भी, कांसा हो गया, पीतल हो गया, नॉन मेटल हो गया, ये सारा मिश्र धातु। अब ये ठोस में द्रव जल योजित लवण जैसे कॉपर सल्फेट 5H2, ठोस में गैस पीडी की सतह पर H2 का भी शोषण जिसको हम बोल सकते हैं, या पीडी में घुलित H2 गैस। अब हमारे बात आया कि द्रवीय विलयन तभी संभव होगा जब हमारा विलायक द्रव होगा। विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी, गैस कुछ भी हो सकता है। यदि हमारा विलय ठोस हो और विलायक द्रव हो तो हम इसे बोलेंगे द्रव में ठोस विलयन। और द्रव में ठोस विलयन इसका उदाहरण होगा, अरे कुछ नहीं भैया, आप देख लो कि अगर आप पानी में नमक घुलाते हो, नमक क्या हो गया, ठोस हो गया, और जल क्या हो गया, द्रव हो गया। अब इसके बाद द्रव में द्रव विलयन, उसको द्रव में द्रव विलयन, हम लोग अल्कोहल घुलाते हैं जल में, ये जल में अल्कोहल घुल रहा है, तो ये क्या हुआ, दोनों द्रव है, और ऐसे विलयन को हम लोग बोलेंगे द्रव में द्रव विलयन। अब इसके बाद आया हमारा द्रव में गैस। द्रव में अगर हम गैस मिलाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन, जो हमारा जलीय जीवन के लिए जरूरत है, वो ऑक्सीजन घुला होता है जल में। इसके बिना जलीय जीवन संभव नहीं है, और इसीलिए हम इसमें जल में आप CO2 भी घोल सकते हैं। आप इसके आधार पे हमारा गैसीय विलयन होगा। अब हम लोग गैसीय विलयन के बारे में देखेंगे। गैसीय विलयन, अब ये गैसीय विलयन तभी संभव होगा जब हमारा विलायक गैस होगा। विलायक क्या होगा, गैस होगा। अब इस विलायक जब गैस होगा तो विलय कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब थोड़ी है हमें, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। जब गैस में हम ठोस को घुलाएंगे तो गैस में ठोस विलयन होगा। इसका उदाहरण वायु में आयोडीन के परमाणु। फिर इसके बाद हमारा गैस में द्रव। अब आप जान जाओ, गैस में वायुमंडल है, उसमें द्रव का कुछ मात्रा, अरे कुछ नहीं है। जलवाष्प हमारा वायुमंडल, जलवाष्प जिसको आर्द्रता बोलते हैं। गैस में गैस वायु है हमारा, वायु में नाइट्रोजन होता है। सब गैसों का मिश्रण गैस में गैस का विलयन का उदाहरण है। आप इसे नोट कर लो, तो हम आगे बढ़ते हैं। विलयन के सांद्रण की इकाई, विलयन के सांद्रण की इकाई। हमें विलयन के सांद्रण की इकाई जानना है, तो सबसे पहले हम जाने विलयन का सांद्रण क्या है। विलयन का सांद्रण क्या है, तो विलयन का सांद्रण क्या है कि अगर हमारा कुछ भी विलयन हो, उससे मतलब नहीं है। अगर विलायक होगा, ये विलायक होगा, ये ज्ञात होगा, उसमें हम विलय घोलेंगे
इसकी मात्रा को ही हम विलयन का सांद्रण कहते हैं। यानी कि ज्ञात विलायक या विलयन की मात्रा में विलय के मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। यानी कि हमारा यहां दिमाग में बैठा ले कि विलायक हो या विलयन हो, कोई एक चीज ज्ञात होगा। इस ज्ञात में हमको विलय की जो मात्रा होगा उसी को कहेंगे विलयन के सांद्रण की इकाई, विलयन के सांद्रण। अब इसमें पहला इकाई है, इसे हम विलयन के सांद्रण को बहुत तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें पहला है प्रतिशत। ये प्रतिशत जो है ये दो शब्द से बना है, एक प्रति से और एक शत से। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब हमें विलय और विलायक जो भी हो उसकी मात्रा क्या है, ज्ञात है। और प्रतिशत में कितना ज्ञात है, तो 100 ज्ञात है। यानी कि प्रतिशत में हमको यहां पे विलयन का मात्रा को ज्ञात करना होगा और ये कितना ज्ञात करना होगा, तो 100 ज्ञात करना होगा। ये 100 ज्ञात रहेगा। इसके बाद जो विलय की मात्रा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिशत। यदि 10% है, इसका मतलब विलय 10 ग्राम है, कितना में, तो 100 ग्राम विलयन में, क्योंकि विलयन यहां पे ज्ञात है। ये प्रतिशत को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है द्रव्यमान प्रतिशत और एक है आयतन प्रतिशत। इसका मतलब ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब कि हमारा यहां पे विलयन निश्चित हो गया, कितना, 100 ग्राम। ये द्रव्यमान प्रतिशत को या करके हम प्रतिशत W/W भी लिख सकते हैं, या प्रतिशत M/M भी दिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत यहां पे प्रतिशत में विलयन क्या हो गया, निश्चित हो गया 100। यानी कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा को प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं या प्रतिशत W/W कहते हैं। यहां पे विलयन निश्चित हो गया, ज्ञात है हमारा और ज्ञात रहेगा, तबे हमारा विलयन का सांद्रण हो सकता है। अब इसमें यदि अगर हमारा 10% ग्लूकोज द्रव्यमानानुसार है, द्रव्यमानानुसार है, इसका मतलब 10% ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज विलय हो गया, अब प्रतिशत हो गया, इसका मतलब विलयन हमारा निश्चित हो गया। विलयन कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम। यानी कि का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। यानी ग्लूकोज कितना होगा, तो 10 ग्राम होगा। कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। अब हमारा आयतन प्रतिशत में एक चीज हमारा निश्चित हो गया कि आयतन जो होगा वो उसमें आयतन तभी होगा जब विलयन हमारा फिक्स होगा, आयतन प्रतिशत है, और विलयन कितना होगा फिक्स, तो 100 होगा। क्योंकि आयतन है तो ये 100 किसमें होगा, ग्राम में नहीं होगा।
ये ग्राम में नहीं होगा, क्योंकि आयतन है वो किसमें होगा, ml में होगा। इसमें इसको हम लोग प्रतिशत W/V या प्रतिशत V/V के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जब हमें प्रतिशत W/V का मतलब कि विलय, हमारा विलय वो ग्राम में होगा और बिलियन क्या होगा, आयतन में होगा, और निश्चित होगा कितना होगा, तो 100 ml होगा। यानी कि इसका अर्थ होगा 100 ml बिलियन में विलय का ग्राम में मात्रा को, विलय का ग्राम में मात्रा को प्रतिशत W/V कहेंगे। उसी तरह से प्रतिशत V/V का क्या होगा, यानी कि यहां विलय भी ml में होगा और विलयन भी ml में होगा। इसका मतलब कि 100 यहां पे विलयन कितना होगा, फिक्स होगा। आप तो जानते हो कि जब भी बिलियन का साधारण कहेंगे उसमें बिलियन यहाँ पे प्रतिशत में फिक्स होगा, और कितना फिक्स होगा, तो 100 फिक्स होगा। यहाँ पे 100 फिक्स, बिलियन भी 100 फिक्स होगा, और भी किस में होगा, तो ml में होगा। तो कितना ml, 100 ml में जो भी विलय का ml में मात्रा होगा उसे प्रतिशत V/V कहेंगे। आप इसे नोट करें। अब हम लोग दूसरी इकाई पढ़ेंगे, मोलरता। मोलरता क्या होगा? मोलरता बहुत ही आसान सा टॉपिक है, दिमाग में बैठा ले। ये मोलरता हमेशा यूज होगा, जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमेशा मोलरता का यूज होगा, सांद्रण यूज होगा हमेशा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है मोलरता के बारे में। इसे इंग्लिश में मोलारिटी कहते हैं। ये क्या है, आपको हम पहले ही बोले हैं कि मोलरता में बिलियन हमारा फिक्स होगा। यहां पे एक चीज तो फिक्स होगा, बिलियन कितना फिक्स होगा, तो यहां पे बिलियन दिमाग में बैठा ले। 1 लीटर फिक्स होगा, बिलियन यहां पे कितना होगा, 1 लीटर होगा। और 1 लीटर, और इसके बाद 1 लीटर में विलय जो होगा उसकी मात्रा मोल के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, मोल के रूप में होगा। इसका मतलब मोलरता क्या है, तो प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि मोलरता क्या है, कुछ नहीं है, ये विलय के मोल होगा, उसकी मात्रा को हम लोग मोल के रूप में व्यक्त करेंगे। और ये मोल कहां होगा, तो फिक्स बिलियन का आयतन में। और बिलियन का आयतन कितना होगा, तो 1 लीटर। दिमाग बैठा लो, 1 लीटर हमारा यहाँ फिक्स है, और यहाँ पे विलय के मोल की संख्या को, यानी 1 लीटर में विलय का जितना मोल होगा उसी को तो मोलरता कहेंगे। 1 लीटर में अगर विलय का 5 मोल है तो मोलरता 5। 1 लीटर में विलय का 50 मोल है तो मोलरता 50। 1 लीटर में विलय का 2 मोल है तो मोलरता 2। इसकी दिमाग में बैठा लो, इसे m के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, m के द्वारा सूचित किया जाता है। दिमाग में बिठा लो, इसे m के द्वारा सूचित करेंगे। इसकी इकाई इसकी इकाई क्योंकि यहां पे क्या है, मोल जो है वो प्रति लीटर में है, जिसकी इकाई आप जान जाओ कि मोल प्रति लीटर होता है। अब एक चीज सुनो आपसे, इसे
मोलर विलयन भी कहते हैं। कभी कभी दिमाग में बैठा दो कि मोलर, इस क्वेश्चन में देगा मोलर विलयन, इसे मोलर विलयन भी कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल, सुंदर सा एग्जाम्पल के तौर पर समझें। यदि हम आज शरबत बनाना चाहें, शरबत क्या है? एक तरह का विलयन है, सिंपल विलयन तो है शरबत, और कुछ थोड़ी है। अब विलयन में आप क्या मिलाते हो? यानी कि विलयन के लिए हम जल रखते हैं। जल मान लो कि 5 लीटर जल है, 5 लीटर जल है, यानी कि उसमें हम चीनी घोल दिए। चीनी कितना घोल दिए? तो 684 ग्राम चीनी डाल दिए। यानी आपके पास दो चीज ज्ञात है, ये जल, और ये जल जो होगा वो आयतन में होगा। इसका द्रव्यमान नहीं लेंगे, आयतन लेंगे। और इसका आयतन कितना लिए हैं? मान लो 5 लीटर लिए हैं, और उसमें हमने कितना चीनी डाला है? तो 684 ग्राम चीनी डाला है। अब इस 684 ग्राम में हमने 5 लीटर जल डाला है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि इसका मोलरता क्या होगा? तो इसकी मोलरता के लिए हमें कुछ ज्यादा व्यक्त नहीं करना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है देख ले। यहां पे हमें दो चीज दिया हुआ है। एक दिया हुआ है चीनी, चीनी का द्रव्यमान, छह 684 ग्राम। अब इसके बाद यहां पे चीनी का अब हमें इसका अणु सूत्र जानना होगा। ये इसका अणु सूत्र होता है C12H22O11। इसका मतलब ये होता है कि चीनी का जब हम अणु सूत्र जान गए तो चीनी का अणु द्रव्यमान भी हम जान जाएंगे। सर अणु द्रव्यमान क्या है? अणु द्रव्यमान कुछ नहीं है बाबू, ये जो अणु सूत्र है इसमें अणु सूत्र में एक अणु में परमाणु की संख्या के रेशियो को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। इनमें जितने परमाणु होते हैं, एक अणु में जितने परमाणु होते हैं, उसके द्रव्यमान को हम कुल द्रव्यमान को अणु द्रव्यमान कहते हैं। ये जैसे कार्बन कि 12 परमाणु है, एक परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, इसीलिए 12 से परमाणु 12 कार्बन परमाणु का 12 गुने 12 प्लस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना? एक उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। यानी सभी जितने परमाणु हैं सभी परमाणु को हम जोड़ते हैं यहाँ पे। अब एकदम दिमाग में बैठा लो कि जितने परमाणु हैं सभी परमाणु को जोड़ेंगे हम, यानी जितने परमाणु हैं सभी परमाणु को धीरे धीरे जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे जो जोड़ेंगे वही उसका अणु द्रव्यमान होगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 12 है, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो चूंकि 12 हुआ इसलिए 12 × 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना है? तो 22 है, इसलिए 22 से गुना कर देंगे तभी ना 22 हाइड्रोजन का निकल जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना ऑक्सीजन है? 11 है, इसलिए 11 है, इसलिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आता है 384 ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब जो अणु द्रव्यमान होता है वो 1 मोल का द्रव्यमान है बाबू। यानी कि चीनी का 1 मोल का द्रव्यमान 384 ग्राम है। अब हमें भुलाया कितना है? तो 684 ग्राम भुलाया है। हम जान गए कि 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? तो 384 ग्राम है। 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? 384 ग्राम है, सॉरी 342 ग्राम होगा, 342 ग्राम होगा। अब 1 मोल का द्रव्यमान 342 ग्राम है, सभी को जोड़ेंगे तो 342 ग्राम होगा, 342 ग्राम होगा। अब 342 ग्राम हम जानते हैं कि 1 मोल का चीनी का द्रव्यमान एकदम फिक्स वैल्यू है, इसके लिए टेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें सभी जितने भी परमाणु हैं सबको परमाणु को जोड़ दिया जाता है, बस सिंपल। अब बताओ हमें यहां पे क्या करना है? विलय की मोलों की संख्या निकालना है। और विलय की मोलों की संख्या कितना? प्रति लीटर में, 1 लीटर में। हमारा यहाँ पे क्या है कि 1 लीटर 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? 342 ग्राम। तो इतना 342 ग्राम में 1 मोल, इतना ग्राम चीनी में कितना मोल? जाहिर सी बात है 342 ग्राम में 1 मोल, तो 684 ग्राम में
2 मोल होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए ज्यादा नहीं करेंगे, मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, बस जो यहां पे दिया गया द्रव्यमान है उस द्रव्यमान में उसके अणु द्रव्यमान से भाग दे देंगे, यानी कि दिया गया द्रव्यमान अब बट्टा अणु द्रव्यमान, यानी दिया गया द्रव्यमान कितना है? दिया गया द्रव्यमान आपका 684 ग्राम है और यहां पे अणु द्रव्यमान कितना है? तो 342 ग्राम प्रति मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया यानी 2 मोल। अब ये बताओ हमें बाबू कि 2 मोल जो है, ये 2 मोल जो है, ये 2 मोल जो है कितने लीटर में घुला हुआ है? तो 5 लीटर में घुला हुआ है। 2 मोल कितने लीटर में घुला हुआ है? तो 5 लीटर में घुला हुआ है। तो हमें 5 लीटर में थोड़ी मतलब है रे बाबू कि 5 लीटर में 2 मोल घुला हुआ, इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि 1 लीटर में प्रति लीटर में कितना मोल घुला हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे? क्योंकि 5 लीटर बिलियन में चीनी 2 मोल उपस्थित है, इसीलिए 1 लीटर बिलियन में कितना होगा? में चीनी 2/5 मोल होगा, यानी कि ये बराबर हो गया 0.4 मोल। ये 0.4 मोल कहां से आया? तो ये 5 लीटर में थोड़ी है, ये 0.4, ये 5 लीटर में 2 मोल है, तो 1 लीटर में कितना होगा? तो 0.4 और 0.4 यानी कि ये प्रति मोल है, प्रति लीटर है ये। और मोल प्रति लीटर को तो ही आप बोलते हो मोलर था या मोलर बिलियन, यानी इसी को हम 0.4 N कहेंगे। यानी कि इसमें 5 लीटर में 2 मोल है, तो 1 लीटर में कितना मोल होगा? 0.4 और 0.4 ही हमारा क्या हो जाएगा? मोलरता। इसका मतलब कि हमारा यही क्या हो जाएगा? मोलरता। मोलरता निकालने के लिए कुछ नहीं किया जाता है, बस सिंपली जो द्रव्यमान घुलाया हुआ होगा उस द्रव्यमान में, जो द्रव्यमान घुलाया हुआ होगा उस द्रव्यमान को मोल में बदल लेंगे और उस मोल में बदल के उसके आयतन से भागा देंगे। यदि प्रश्न में ml में दिया होगा तो उसे लीटर में बदल लेंगे और लीटर में बदल के उसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? मोलरता। आप इसे नोट कर लें। अब हम क्या देखेंगे कि ये हमारा मोलरता निकालने के लिए मोल में आयतन से भाग देते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है, सीधे हम मोलरता का सूत्र भी निकाल सकते हैं। मोलरता बराबर होगा विलय के मोलों की संख्या अब बट्टा बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो विलय की मोलों की संख्या विलय की मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। विलय का द्रव्यमान बट्टा विलय का अणु द्रव्यमान। अब हम विलय के मोलों की संख्या यहां पे हम जानते हैं, इसको यहां लिख देंगे, मोलरता आराम से निकल जाएगा। यानी कि मोलरता बराबर हो सकता है विलय का द्रव्यमान बट्टा में विलय का अणु द्रव्यमान गुने विलयन का आयतन
लीटर में। यानी बिलियन का आयतन हमें किसमें चाहिए? लीटर में चाहिए। और हम इस सूत्र का प्रयोग करके या तो आप विलय के मोलों की संख्या निकाल लो, उसको आयतन से भाग दे दो, या तो फिर ये इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो, विलय के द्रव्यमान बटा विलयन का अणु द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में, और इसके आधार पे हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आप इसे नोट कर ले तो एक न्यूमेरिकल हम लोग समझ। अब देखिए, अब एक आप एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी का अभ्यास का 5वां प्रश्न आप देखेंगे तो उसमें बहुत चीज निकालना है, बहुत सारा इकाई निकालना है, साधन के बहुत सारा निकालना है, लेकिन हम एक जानते हैं, एक बोले एक क्वेश्चन है कि 10% ग्लूकोज है, W/W का मोलरता क्या होगा यदि विलयन का घनत्व विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml, यानी कि विलयन का घनत्व दिया है और यहां पे प्रतिशत दिया हुआ है। अभी हमने बात किया है 2 मिनट पहले कि निकालने के लिए हमको चाहिए क्या चीज? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। अब ग्लूकोज दे दिया तो उसका अणु द्रव्यमान तो हम जान जाएंगे। अगर ये द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान दिया रहेगा और विलयन का आयतन दिया रहेगा तभी हम उसका निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। अब जैसे देखा जाए, जैसे यहां पे 10% ग्लूकोज, द्रव्यमान अनुसार W/W का अर्थ क्या होगा? W/W का अर्थ क्या होगा? 10% ग्लूकोज, W/W का अर्थ क्या होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। W ग्राम है और प्रतिशत में दिया तो हमने अभी बात किया है कि एक चीज फिक्स होगा, वो बिलियन फिक्स होगा, और बिलियन कितना फिक्स होगा? तो 100 फिक्स होगा। बाबू बिलियन कितना फिक्स होगा? तो 100 फिक्स होगा। काहे 100 फिक्स होगा? क्योंकि यहाँ पे 10% दिया है और यहाँ पे 10 क्या है? ग्लूकोज है, तो क्या फिक्स है? तो 100 ग्राम बिलियन में। अब यहां पे हमें क्या क्या जानकारी हो गया? ग्लूकोज का द्रव्यमान, दस ग्राम। आप जानते हो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? अणु सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज का अणु सूत्र C6H12O6 होता है। तो अब बता दो, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, तो क्या इसका अणु द्रव्यमान नहीं निकलेगा? इसका अणु द्रव्यमान नहीं निकलेगा। तो ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान कितना होगा? या मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं। अणु द्रव्यमान कैसे कहते हैं? सभी परमाणु द्रव्यमान का जोड़ को तो अणु द्रव्यमान कहते हैं। तो कैसे? कार्बन का कितना होता है? 12 तो गुणे 6, क्योंकि 6 परमाणु है, प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे कितना? 12 है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना है? 6 है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बराबर होगा 180 ग्राम पर मोल। यानी ये 1 मोल का द्रव्यमान है। ये आपको मालूम चल गया कि ग्लूकोज जो है, ये अणु द्रव्यमान जो है, ये 1 मोल का द्रव्यमान है। ये 1 मोल का द्रव्यमान है। दिमाग में बैठा लो, यानी कि जो अणु द्रव्यमान होता है वो 1 मोल का द्रव्यमान होता है। हमें तो क्या मालूम है? ये ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया हुआ है, हम 1 मोल का द्रव्यमान इतना जानते हैं, यानी कि हम 180 ग्राम में 1 मोल, तो 10 ग्राम में कितना मोल नहीं निकाल सकते हैं क्या? मोलरता में तो मोलों की संख्या ही तो जानना है, ठीक है। अगर हम अभी डायरेक्ट उस मोलों की संख्या नहीं निकालते, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है।
विलयन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो 100 ग्राम दिया हुआ है। हमें 100 ग्राम नहीं चाहिए, हमें द्रव्यमान नहीं चाहिए। हमें बता चुका है कि हमें सूत्र में आयतन होता है, मूलता में प्रति लीटर विलयन में मोलों की संख्या होता है प्रति लीटर। हमको लीटर आयतन चाहिए, तो हमको यहाँ पे द्रव्यमान नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा कि इस द्रव्यमान को आयतन में बदलना होगा। उसके लिए प्रश्न में आपको घनत्व दिया हुआ है। घनत्व इसलिए दिया हुआ है कि द्रव्यमान को, विलयन का जो द्रव्यमान है उसे घनत्व में बदल दें, तो विलयन का घनत्व दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.2 ग्राम प्रति ml। अब हम जानते हैं द्रव्यमान दिया हो, घनत्व दिया हो, तो आसानी से विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे? विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे? तो विलयन का आयतन निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे। विलयन का आयतन निकालने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, बस द्रव्यमान में विलयन का आयतन से डिवाइड कर दे, भाग दे दे, घनत्व से भाग दे। यहां पे विलयन का आयतन कितना है? विलयन का आयतन निकालने के लिए कितना दिया है? द्रव्यमान हम 100 ग्राम जानते हैं, और विलयन का घनत्व कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम प्रति ml है, तो ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम पड़ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 83.33 ml आएगा। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ये ml में नहीं चाहिए, ml में नहीं चाहिए, इसे हमें लीटर में चाहिए। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 0.0833 लीटर हो जाएगा। अब हम क्या करें? हम विलयन का द्रव्यमान जान गए, सभी जान गए, तो हमें निकालने के लिए मोलरता बराबर क्या जानते हैं? ग्लूकोज यहां पे विलय है, इसीलिए ग्लूकोज का द्रव्यमान बटा ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान गुने विलयन का आयतन लीटर में चाहिए। आप इसे नोट कर ले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नोट। अब देखिए मूलांतर अब क्या होगा? मूलांतर अब कुछ नहीं करना है। ग्लूकोज का द्रव्यमान हम जानते हैं कितना? 10 ग्राम। ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान हम जानते हैं, ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 180 ग्राम प्रति मोल, मोल ऊपर चला जाएगा, इनटू विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। और विलयन का आयतन हमें कितना है? 0.0833 लीटर। ग्राम से ग्राम तक जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मोलरता आ जाएगा 0.66 मोल प्रति लीटर, यानी ये हो जाएगा 0.66 666 जाएगा। आप इसी